हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर हैं बेटाओ, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के जिसका आपको बहुत दिन से इंतज़ार है। देखिए स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने एक टेस्ट सीरीज़ दी थी, कुछ बच्चों ने किया है, उसके आंसर बेटा मैं कल की क्लास में दूंगा आपके लिए। लेकिन कल का जो टॉपिक मैंने आपके लिए लिया था सेंटेंस बिल्डिंग का, कल का जो टॉपिक मैंने आपको सेंटेंस बिल्डिंग का लिया था, सेंटेंस बिल्डिंग। सेंटेंस बिल्डिंग में मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे बेटाओ, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये हमको अपनी कक्षा में बेटाओ लर्न करने हैं। इनका आगे आने वाले टॉपिक में बेटाओ पूरा काम पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है, वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि देखो बहुत काम पड़ता है बेटा। जैसे हम आप जानते हैं पैसिव आपने पढ़े होंगे, पैसिव वॉइस हम बेटा ऑब्जेक्ट निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते कि नहीं बनाते, तो उसमें फिर हमको काम पड़ता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट फ्रेज में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारे के सारे कन्फ्यूजन हैं, हम अपनी बेसिक नॉलेज में बेटा इनको हम क्लियर करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बेसिक नॉलेज के अंतर्गत बेटाओ, वो हम टॉपिक लेने वाले हैं द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम बेटाओ एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस यानी कि वाक्य के तत्व पढ़ने वाले हैं कि वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको कराया था कि जो मटेरियल के हिसाब से मटेरियल है, एलिमेंट्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक वेरी नीडेबल और एक नीडेबल। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना की सेंटेंस नहीं बन सकता। कल मैंने आपको जैसे आई बॉट ए कार ऑफ ब्लैक कलर, ऐसा कोई सेंटेंस लेकर के मैंने आपको क्लियर किया था बेटा कि बाइक में कर्ता क्रिया कर्म ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो ईटीसी में आता है बेटाओ, वो हमारा केवल नीडेबल होता है। यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे लगाते हैं, अन्यथा हम उसे नहीं लगाते। तो देखिए, चलो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वाक्य के तत्व। तो देखो, देयर आर मैनली 3 एसेंशियल elements to complete a sentence। यानी एक वाक्य के निर्माण के लिए बेटाओ 3 तत्व अति आवश्यक होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यानी कि जब मैं इंग्लिश लिखाता हूँ, जो बच्चे अंग्रेजी को कवर कर सकते हैं वो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, अन्यथा मैं जो अपने मुँह से जो हिंदी बोलता हूँ वो नोट डाउन सभी छात्रों को करनी है, जो इंग्लिश लिख रहे हैं उनको भी और जो इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, ये तो हुई बेटा इंग्लिश। आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं कि एक वाक्य के निर्माण के लिए 3 तत्व अति आवश्यक होते हैं। यानी एक वाक्य के निर्माण के लिए 3 तत्व अति आवश्यक होते हैं, यानी कि जो हम वाक्य के तत्व पढ़ रहे हैं। अब इसमें 3 तत्वों में आते हैं। पहला आता है अपना सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम कर्ता। दूसरा एलिमेंट से बेटा अपना वर्ब, जिसको बोलते हैं हम क्रिया। और तीसरा लास्ट एलिमेंट्स है अपना ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं हम कर्म। ठीक है सर। तो एक वाक्य के निर्माण के लिए हमको ये तीन तत्व अति आवश्यक होते हैं।
ठीक है ना। वैसे देखो वाक्य के जो तत्व होते हैं बेटा वो 8 होते हैं हमारे, जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारे 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच के अपने तत्व होते हैं उनको हम अब पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो सेंटेंस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं इसमें तत्व 2 प्रकार के हो गए, नीडेबल और वेरी नीडेबल। तो ये 3 तत्व ऐसे हैं बेटा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों जो तत्व होते हैं बेटा ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, इनके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। आगे आने वाली क्लास में और कुछ भी बताऊंगा आपके लिए कि ऐसा हो सकता है कि वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वर्ब इज स्ट्रॉन्ग इन एवरी सेंटेंस। यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है। ओके बेटा, अब यहाँ पे कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीनों वेरी एसेंशियल हमारे एलिमेंट्स हो गए वाक्य के निर्माण के लिए। अब इनका जो पैटर्न जो होता है बेटाओ, इस पैटर्न को आप याद रखो। सबसे पहले क्या आता है बेटाओ, सब्जेक्ट, दूसरा आता है बेटाओ वर्ब, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है हमारा ETC जो कि केवल नीडेबल में आता है। किस में आता है, ETC को हम लेते हैं नीडेबल में। और ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये बेटाओ वेरी नीडेबल में आता है। तो यानी कि हमको 3 चीज पढ़नी है बेटाओ, कर्ता, क्रिया और कर्म। आपने सुना भी होगा कहते हुए कि कर्ता, क्रिया, कर्म और वाक्य हो गया नरम। तो यानी कि ये तीनों की तीनों ही हमको ऑब्जर्व करने, सीखने। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बेटाओ हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट के बारे में आप शुरू से 5वीं 6वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा और जो कन्फ्यूजन है उसे हम अपने को दूर करेंगे कि वास्तव में सब्जेक्ट होता क्या है, वो मैं आपके लिए बताता हूँ बेटा। चलो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, शायद वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ सबसे पहला नंबर डालेंगे हम सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं हम कर्ता। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे कि व्हाट इज ए वर्ब। इसमें हम जो अपना जो क्वेश्चन है बेटाओ ये क्वेश्चन कवर करेंगे कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट, कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता की परिभाषा क्या है, सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है। ठीक है ना, तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, थोड़ा याद करके देखो बेटाओ, टीचर हमें बताते थे कि कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है ना, जो एक्शन को करता है यानी कार्य के करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कार्य के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन जब कंप्लीट करें बेटाओ तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इतना याद रखो बस, आप सब्जेक्ट के आगे आप ये चीज़ याद रखो, डूअर, कि सब्जेक्ट क्या होता है बेटाओ, डूअर। और डूअर जो होता है ये डूअर इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे सर ये डूअर क्या चीज़ है, तो बेटा देखो डू एक वर्ब है हमारी, डू मीन्स होता है करना, और डू में जब हमने ER लगा दिया, प्रीफिक्स कर दिया, तो ये हो गया बेटा हमारा डूअर, यानी कि करने वाला। और करने वाला कौन होता है बेटाओ, कर्ता। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं, और वोकैबुलरी में एक टॉपिक है बेटाओ वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्द निर्माण। यहाँ हम पढ़ रहे हैं वाक्य निर्माण, वहाँ पे एक टॉपिक है बेटाओ शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना। ठीक है बेटा, वर्ब से एडवर्ब बनाना, एडवर्ब से फिर नाउन बनाना, ये सफिक्स और प्रीफिक्स बताए जाते हैं उसमें।
तो उसी प्रकार से बेटा ये शब्द बना, जैसे कि डू में ER लगा दिया, डू हमारी वर्ब है, ER लगा दिया तो क्या हो गया, नाउन, यानी वर्ब से क्या बन गया, ये नाउन, डूअर हो गया। उसी प्रकार से जैसे आपने पढ़ा होगा प्ले, PLA बाई, प्ले मीन्स खेलना। अगर स्टूडेंट्स हमने प्ले में ER लगा दिया तो क्या हो जाएगा, खेलने वाला यानी कि खिलाड़ी। टीच है, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में स्टूडेंट्स यदि हमने ER लगा दिया तो क्या हो गया, टीचर यानी कि पढ़ाने वाला। उसी प्रकार से वर्ब से नाउन, डूअर का मतलब होता है बेटा वो क्या होता है, कर्ता, कार्य को करने वाला। नीचे मैं आपको डूअर और सब्जेक्ट दोनों में भी डिफरेंस बताऊंगा आपके लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डूअर एंड द सब्जेक्ट। ये चीज़ भी अपन कंप्लीट करेंगे बेटा नीचे। तो आप ध्यान रखोगे जो काम को करने वाला होता है डूअर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। नीचे आपको ये परिभाषा और पूरी तरह से लिखनी है, तो देखो सब्जेक्ट, दा करो यहाँ पे, द सब्जेक्ट रेफर्स द doer of an action. The subject refers the doer of an action. यानी कि जो कर्ता होता है वो एन एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ब, और डूअर वर्ब को करने वाला जो होता है, वर्ब मतलब कार्य, यानी कार्य का डूअर, कार्य को जो करने वाला होता है, कार्य का एक्शन का जो डूअर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट, यानी कि वही परिभाषा है हमारी कि कार्य के करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। या आप शॉर्ट में बस ये याद रख लो कि जो भी डूअर होता है किसका, वर्ब का, क्रिया का जो डूअर होगा वही हमारा क्या होगा बेटाओ, सब्जेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं बेटाओ। इट कैन आइदर बी अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एन आइडिया। ये चीज हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं कि इट कैन, इट किसके लिए आया बेटा, सब्जेक्ट के लिए। जो सब्जेक्ट जो होता है कैन आइदर बी ए पर्सन, ये सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट थिंग कोई वस्तु भी हो सकती है, प्लेस सब्जेक्ट कोई स्थान भी हो सकता है, और एन आइडिया, और अथवा जो करता है वो कोई अपना एक विचार भी हो सकता है। ठीक बेटा, तो यानी कि कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ये कर्ता कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान और कोई विचार वगैरह हो सकता है। ओके, द सब्जेक्ट जनरली precedes the action। सबसे पहली चीज, द सब्जेक्ट जनरली प्रेसीड द एक्शन। जो कर्ता होता है ये सामान्यतः एक्शन यानी कि वर्ब से पहले आता है। यानी कि अभी मैंने आपको एक पैटर्न बताया था बेटा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का स्थान क्या होगा बेटा, वर्ब से पहले। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कोई स्थान का नाम भी हो सकता है, किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसका स्थान कहाँ होता है बेटा, प्रीसीड द वर्ब। अब आगे चलते हैं बेटाओ। अब सब्जेक्ट की एक दूसरी पहचान और करनी है हमको बेटाओ, कि जो अपनी वर्ब है इस वर्ब से हमें हु या टू व्हाट, हु या व्हाट का क्वेश्चन हमें करना है। यानी वर्ब से हु या व्हाट का क्वेश्चन कीजिए आप, और आंसर में आपका क्या निकल के आएगा बेटाओ, सब्जेक्ट ही निकल के आएगा। देखो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हमने, कनिका
मेड आ पेंटिंग। कनिका मेड ए पेंटिंग। ठीक है बेटा, तो इसमें से आप ये देख लो कि सबसे पहले हमारी वर्ब क्या है बेटा, मेड। अब इस वर्ब को करने वाला कौन है, कनिका। तो कनिका हमारी क्या हुई बेटाओ, वर्ब को करने वाली, यानी क्या हुई हमारी डूअर। क्या हुई, डूअर। तो ये हमारा क्या होगा बेटाओ, सब्जेक्ट। पहली चीज, कार्य को करने वाला कौन हुआ बेटाओ, कर्ता हुआ। दूसरी चीज, द सब्जेक्ट जनरली प्रेसीड द एक्शन, यानी वर्ब से पहले देखो क्या है बेटाओ, कनिका। तो कनिका हमारी क्या हुई बेटाओ, सब्जेक्ट। अब तीसरी चीज करते हैं, वर्ब से अपन हु का क्वेश्चन करें बेटाओ। अगर हु का प्रश्न यदि हम करते हैं, मेड ए पेंटिंग, हु मेड ए पेंटिंग, ऐसे लगा के देखो आप, हु मेड ए पेंटिंग, पेंटिंग किसने बनाई। वर्ब से हमने हु का प्रश्न किया तो किसने बनाई, कनिका ने। तो सब ये भी निकल करके हमारा यहाँ क्या आएगा बेटाओ, सब्जेक्ट आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी बेटाओ आपको कि हु का प्रश्न जो है ये पर्सन को व्यक्त करता है, और व्हाट का क्वेश्चन करेंगे बेटाओ तो निकल करके कर्ता क्या आता है हमारा, थिंग आता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ के नीचे, टीचर taught a lesson, अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया। अब देख लो इसमें टॉट क्रिया, टॉट का मतलब पढ़ाया, तो इस क्रिया को कौन कर रहा है बेटा, टीचर। तो अपना कर्ता क्या हो गया बेटा, टीचर हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज ये अपन देख लेंगे, द सब्जेक्ट जनरली प्रेसीड्स द एक्शन, यानी कि वर्ब से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। आप क्रिया से हु का प्रश्न कीजिए बेटाओ। जब क्रिया से अपन हु का प्रश्न करेंगे तो टॉट, हु टॉट ए लेसन, हु टॉट ए लेसन, यानी पाठ किसने पढ़ाया, तो भी सब्जेक्ट निकल के हमारा क्या आएगा बेटाओ, टीचर। ओके बेटा, तो ये चीज़ें हम क्या है कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट प्राय वर्ब से पहले मिलता है, और ये सब्जेक्ट कोई पर्सन, थिंग, प्लेस अथवा कोई आइडिया, विचार वगैरह हो सकता है। ओके बेटा, अब यहाँ तक आपको क्लियर, अगर आप नोट डाउन करो फटाफट से। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे मैं आपके लिए एक दो सेंटेंस लिखता हूँ बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, और बहुत ही इजी, जिनको कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आई एम अ टीचर। दूसरा यदि हम बात करें, रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, आप अच्छे से, आई एम ए टीचर। अब बेटा सब जानते हैं शुरू से, ये तीसरी चौथी कक्षा का प्रश्न है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, आई है नहीं। लेकिन अभी हमने बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, डूअर। ठीक है, लेकिन आई, ये देखो, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, और इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या, आई एम ए टीचर, कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसी कार्य को कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। नीचे वाला यदि हम बाय की बोलेंगे, रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, तो देखो बेटा इसमें वर्ब क्या है बेटा, क्लीन, यानी कि साफ करना। अब ये देखो वर्ब को, ये रूम जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये इस क्रिया को कर रहा है क्या,
जब आप सोचेंगे तो आप कहें सही साहब यहाँ पे आई भी सर कोई भी काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे सर रूम भी कोई काम नहीं कर रहा है। फिर हमारे सब्जेक्ट की जो परिभाषा है कि कार्य के करने वाले को, यानी कि जो डूअर होता है एक्शन का, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। लेकिन सर यहाँ तो ये सब्जेक्ट कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, वैसे ये जनरली में क्या है हमारे सब्जेक्ट। ओके, अब इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट की जो परिभाषा थी कि द सब्जेक्ट रेफर्स द डूअर ऑफ एन ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के करने वाले को हम कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी सी हमारी अधूरी है। इस परिभाषा को कंप्लीट करने के लिए हमें इसके नीचे, ठीक है ना, हमें इसके नीचे एक चीज और ऐड करनी है, और वो क्या है बेटाओ? द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस about which something is said, या फिर said की जगह हम क्या कर सकते हैं बताओ? discussed। बेस में जब हमने क्लोज टॉपिक पढ़ा था बेटाओ, तो क्लोज टॉपिक में हमने दो चीज़ की थी बेटाओ। एक तो किया था सब्जेक्ट और दूसरी चीज़ की थी हमने प्रेडिकेट। तो उसमें भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा समझाया था बेटाओ कि सब्जेक्ट का अर्थ उद्देश्य भी होता है। क्या होता है बेटाओ? उद्देश्य। और प्रेडिकेट का अर्थ विधेय होता है। तो यहाँ पर अपन प्रेडिकेट की बात तो करेंगे नहीं, हम केवल बात करेंगे किसकी बेटाओ? सब्जेक्ट की। ठीक है, हिंदी वाले गुरुजी पढ़ाते हैं, हिंदी के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का एक ऐसा हिस्सा अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाए, या सेड की जगह अपन क्या कर सकते हैं? डिस्कस्ड कर सकते हैं, जिसके बारे में कोई चर्चा की जाए। यानी वाक्य का एक ऐसा भाग होगा बेटाओ जिसके बारे में कोई चर्चा की जाएगी और या फिर कोई डिस्कस वगैरह किया जाएगा, और वो भी हमारा क्या होता है बेटाओ? सब्जेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड या डिस्कस्ड, अब इसको आगे हम कर सकते हैं बेटाओ, इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अब यहां पे देख लीजिए बेटा, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर में करता क्या हुआ बेटा? हमारा आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लो बेटा, किसके बारे में चर्चा हो रही है? आई के बारे में तो कहा जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है, अब रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, अब यहाँ पे देखो बेटा किसके बारे में चर्चा हो रही है? रूम के बारे में। रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, कमरा प्रतिदिन साफ किया जाता है, तो चर्चा किसके बारे में हो रही है? रूम के बारे में। ठीक है, जैसे कि बुक्स आर सोल्ड इन लो प्राइस। अब यहाँ बुक्स आर सोल्ड इन लो प्राइस, पुस्तक यहाँ कम दाम में बेची जाती हैं, तो बेटा बात किसकी हो रही है बेटा? बुक्स की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना क्या होगा बेटा? बुक्स होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा डूअर था बेटा, डूअर के साथ साथ हमें ये परिभाषा भी याद रख लेनी है कि वाक्य का एक ऐसा हिस्सा, आराम से उतार लो अब धीरे धीरे, वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। यानी वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये सब कुछ हमें सेट करना है, और सब्जेक्ट की परिभाषा अब सटीक हमारे दिमाग में बैठ गई होगी। हम कोई किसी भी प्रकार का सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे बनाए कि द स्टूडेंट्स आर पुअर, छात्र कैसे हैं बेटाओ? गरीब हैं। स्टूडेंट्स आर पुअर, छात्र गरीब हैं, या पुअर का एक अपना दूसरा अर्थ कमजोर भी होता है बेटा, और छात्र कैसे हैं? कमजोर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा बेटा हमारा? द स्टूडेंट्स।
अब आप सोचिए द स्टूडेंट्स कैसा हुआ हमारा, यानी क्या है अब इसमें ये कोई डूअर है क्या? बोल सर ये डूअर नहीं है, ये वाक्य का सब्जेक्ट। ठीक है डॉक्टर, तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि वाक्य का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि द डूअर कैन बी अ सब्जेक्ट बट द सब्जेक्ट कैन नॉट बी अ डूअर। यानी कि जो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है बेटा वो डूअर हो सकता है, लेकिन जो डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं हो सकता। देखिए अब यहाँ पे ये क्या हुआ बेटा, वाक्य का सब्जेक्ट। ये वाक्य का सब्जेक्ट ऐसे डूअर नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम एक वाक्य को ऐसे लिखें राम इज प्लेइंग फुटबॉल, कुछ भी वाक्य लिख लो कैसा भी करके, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो बेटा वर्ब क्या है? प्ले, और ये प्ले का क्या है? डूअर, लेकिन ये डूअर नहीं है। अब डूअर को अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं। डूअर को कैसे सब्जेक्ट कह सकते हैं? देखो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। डूअर कौन है? राम, तो ये हमारा डूअर भी हो सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि अब आपको इनके बीच में जो डिफरेंस है कि डूअर क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपके माइंड में बेटा आ गया होगा। ठीक है, इन चीज़ों का काम ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे ये वाक्य हमारे पैसिव के रूम इज क्लीन्ड एवरीडे, तो पैसिव वॉइस में कभी डूअर नहीं होता है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। वो और टॉपिक हम पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस, उसमें और हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको शायद कि डूअर क्या है और हमारा सब्जेक्ट क्या है। इस सब्जेक्ट की परिभाषा को आप कंप्लीटली याद रख लो कि जो काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट होता है, बाकी का एक ऐसा जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो ही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब चलो बेटाओ कहानी को लेके चलते हैं आगे देखते हैं और इसके बारे में। अपना बेस इतना मजबूत हो जाएगा बेटाओ कि अगर हमने बेस कर लिया तो आपको टीचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद यदि कोई बुक पढ़ोगे तो भी आपकी समझ में ऑटोमेटिक आएगा। आप ये सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, ये चीज़ हमने आज तक पढ़ी नहीं, अब ये हमारे काम की कोई चीज़ है या नहीं है, काम में आएंगी या काम में नहीं आएंगी। ठीक है ना, तो ये अपना बेस है बेटा, पूरी ग्रामर में काम पड़ता है इनका। बस बेस एक बार कंप्लीट हुआ हमारा, उसके बाद ग्रामर के टॉपिक में कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। अब करते हैं बेटा हम काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के प्रकार। ठीक है, अब कर्ता के जो प्रकार हैं बेटा काइंड्स हैं, इन काइंड्स को हम दो प्रकार से करेंगे बेटाओ। एक तो करेंगे हम अकॉर्डिंग टू नंबर और दूसरे करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है बेटा, अब एक कर्ता के जो प्रकार है ये दो प्रकार से लिए जाएंगे कि नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे कि नंबर के अनुसार, नंबर के आधार पर। नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? वचन। क्या होता है? वचन। आपने पढ़े होंगे टॉपिक, नंबर होता है एक वचन और बहुवचन। तो इनकी नंबर के आधार पर कितने प्रकार का होता है? पर्सन आप जानते हैं, पर्सन होते हैं हमारे पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। संस्कृत में भी आपने पढ़े होंगे आराम से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके बेटा, तो इस प्रकार से पर्सन के आधार पर और नंबर के आधार पर। तो इसमें से फर्स्ट लेते हैं बेटा हम पहले पहला लेंगे हम अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर यानी कि नंबर के आधार पर। तो देखो ना, नंबर के आधार पर हमारे सब्जेक्ट, नंबर के आधार पर सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो प्रकार के। इनको आप सब जानते हैं। पहला है अपना
सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मत लिखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और दूसरा कौन सा है बेटा अपना, सब जानते हैं अच्छे से, ये होता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता, और ये होता है बेटा अपना बहुवचन और कर्ता। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये दो प्रकार के हमारे होते हैं बेटाओ। अगर बात करें हम इसकी कि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने कौन कौन से बेटाओ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं हमारे ही, सी, इट और नेम। अगर बात करें बेटा हम प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या कहता है बेटा अपना, आई, वी, यू, दे और नेम। ठीक है, नाम को अपने थोड़ा सा याद रखना है, नाम हमारा एक वचन भी होता है, नाम हमारा बहुवचन होता है। यदि नेम सिंगल है, ठीक है, तो कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। और नेम यदि टू और मोर, यानी कि दो या दो से अधिक, नाम यदि दो या दो से अधिक है तो वो हमारा क्या हुआ बेटा, प्लूरल। जैसे कि राम गाना गा रहा है, तो कर्ता क्या है बेटा इसमें, राम है, और कैसा है, सिंगल है, तो कैसा हुआ, सिंगुलर। आगे आ गया कि राम एंड मोहन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा हमारा, प्लूरल, क्योंकि नाम है बट वो है राम एंड मोहन। इस प्रकार से नेम को आपको इस तरह से रखना है कि नाम यदि अकेला है तो सिंगुलर, और नाम यदि दो या दो से अधिक है तो हमारा प्लूरल। ठीक है ना। देखो आई बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है बेटा, ठीक है, कि आई कहीं तो सिंगुलर होता है, कहीं प्लूरल होता है, कहीं सिंगुलर होता है, कहीं प्लूरल होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा आई की, क्योंकि सब्जेक्ट के अगर लेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी बेटा, क्योंकि बहुत डीपली हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। तो आई को हमें ध्यान रखना है, अभी जैसे हम छठी सातवीं क्लास से पढ़ते हुए हैं उसी प्रकार से याद रखेंगे कि आई हमारा कैसा है, प्लूरल। ठीक है बेटा, लेकिन आई हमारा प्लूरल नहीं है बेटा, आई हमारा कैसा है, सिंगुलर। लेकिन रखते कैसे हैं हम प्लूरल के अंदर, ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल ने क्या थोड़ी सी आदत डाल दी है सब के लिए कि आई भी यू दे, आई भी यू दे, आई भी यू दे, इस तरह से नहीं। आई हमारा कैसा है बेटा, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। क्योंकि आपने जब नंबर पढ़े होंगे ना तो आई का बहुवचन क्या होता है बेटा, बी। ये क्लियर है, ऑथेंटिक है ग्रामेटिकली कि आई का बहुवचन क्या होता है भी, और बहुवचन है कि प्लूरल किसका होता है, सिंगुलर का। जो सिंगुलर है तभी तो इसका बहुवचन हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम आगे की क्लास में क्लियर करेंगे, आप टेंशन नहीं लेने का। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम बेटाओ अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब पर्सन आपने पढ़े होंगे बेटा, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन होते हैं हमारे तीन। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में अपना क्या क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है अपना यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे और नेम। नेम चाहे सिंगल है चाहे डबल है चाहे कैसा भी ट्रिपल है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम। ओके बेटा, अब आप ये मत करना सर आई, मी, माई, माइन, माई चलते। देखो बेटा वो प्रोनाउन टेबल होती है, उसमें आई, मी वगैरह हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, उसकी चर्चा करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। हमको केवल अभी सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, मी, अस, अवर वगैरह, योर वगैरह नहीं है। ठीक है ना, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, दे, नेम। इनको आप अच्छे से याद रखना है। जैसे कहीं आई आ गया, पूछा कौन सा वचन है, तो आपको बोलना पड़ेगा प्लूरल नंबर। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन।
ठीक है बेटा, यू आ गया, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बट नंबर कैसा है इसका, प्लूरल। इस तरह से हमको ये वाक्य में से सेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, अब देखो हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम लेके चलेंगे एक सेंटेंस बिठाओ, जैसे कि हमने किया यहाँ पे राधिका, राधिका, और यहाँ पे लिया हम इज मेकिंग ए पेंटिंग। ठीक है ना, देखो वर्ब क्या है, मेकिंग। अब इसका सब्जेक्ट आपको निकालने में दिक्कत नहीं क्या है बेटा, राधिका है ना, क्रिया को कौन कर रहा है, राधिका, डूअर है, मेकिंग का डूअर है तो राधिका, हु का प्रश्न करो तो राधिका, वो तो तुरंत निकल आएगा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा हमारा, राधिका। अब यदि इसकी बात की जाए बेटा कि ये कौन सा नंबर है, तो हम कहेंगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अगर बात की जाए बेटा इसकी पर्सन की, तो कौन सा पर्सन है ये, थर्ड पर्सन। इस तरह से बेटा अपन को सेट करना ये पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस जैसे यहाँ पे आ गया और यहाँ आ गया, आई परचेज अ कार yesterday। तो यहां देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई क्या है, सब्जेक्ट। अगर बात की जाए इसकी, आई का नंबर क्या है बेटा, प्लूरल। अगर बात की जाए इसके पर्सन की, तो पर्सन कौन सा है बेटा, फर्स्ट पर्सन। इस तरह से ये हमें सेट करना है। तीसरा अगर हम लेके चले बेटा कि राम and his father went to Alwar। ओके बेटा, अब वेंट गए, तो इस क्रिया को कौन कर रहे हैं बेटा, दोनों कर रहे हैं, राम एंड हिज फादर। अब ये कैसे, ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। अगर बात की जाए इनकी, तो कैसे है बेटा, ये प्लूरल। अगर बात की जाए इनके पर्सन की, तो पर्सन कैसा है बेटा इनका, थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमको यानी कि वाक्य में से सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम कोई और वाक्य आपके लिए लिखें, जैसे कि राइस इज ईटन इन बंगाल। ठीक है ना, बंगाल यानी कि बंगाल में चावल खाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यानी कि ये इसका डूअर नहीं है, राइस इज नॉट अ डूअर। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट तो है। ठीक है, क्योंकि वर्ब से पहले आता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है प्रीसीड द वर्ब, वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट ये है। ओके बेटा, अब ये कौन सा नंबर है बेटा, सिंगुलर। पर्सन की बात अगर कर दी जाए इसमें, तो जितनी भी वस्तुएं वगैरह होती है बेटा, ये थर्ड पर्सन में आती है। ओके, यानी कि नाउन का जो चैप्टर है ना बेटा, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि नाउन होती है हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकें वे काउंटेबल, ना गिन सकें वो अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं वो हमेशा सिंगुलर में होती है। ठीक है ना, और राइस कैसी है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट, तो ये आज के लिए आपका जो चैप्टर था सब्जेक्ट वाला, ये बेटा क्लियर हो चुका है। इसे आप आराम से याद रख सकते हैं कि एक्शन का जो डूअर होता है, कार्य को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है, अर्थात वाक्य का ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करो कि कहीं भी अगर वाक्य में आ जाए और तुमसे निकलवा जाए कि बेटा इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो आपको निकालने में कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, डोंट फियर, आई एम हेयर। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे आपके तत्पर हूँ। आपके लिए कैसी भी समस्या हो, इंग्लिश संबंधी कैसी भी समस्या हो, बुक्स की हो, किताब की हो, बाहर की हो, अंदर की हो, ठीक है, आप किसी से भी कुछ भी पूछो, आपके अंदर इंग्लिश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम आती है, बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मुझे इसका आंसर चाहिए, तुरंत आपको आपका आंसर मिलेगा। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और इसी के साथ बेटाओ खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, अपने घर रहो और अपनी पढ़ाई को बेटाओ अच्छे से करो। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, चाओ स्टूडेंट्स।